मुझे नहीं पता था कि शो शुरू होते ही 5 मिनट के अंदर ये इतना बड़ा काम करेंगे, पर अब देख के लगता है कि दिस टाइम दिस सीरियसली मीन्स बिजनेस। जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डेयरडेविल की ऑफिशियल लॉन्ग शॉट एंट्री हो चुकी है, जहां बॉर्न अगेन सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स में मैट मर्डॉक ने रिटर्न किया और डेयरडेविल ने रिटायरमेंट ले लिया। जिसके एपिसोड 1 में फॉगी, मैट और कैरन अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि फॉगी और बाकी लोगों पे अटैक हो जाता है पॉइंटडेक्स्टर के थ्रू, जिसे हम बुलजाई के नाम से भी जानते हैं, जिसमें फॉगी की डेथ इतनी डेवेस्टेटिंग रहती है कि पूरा एक्शन सीक्वेंस फॉगी के सांसों पे चल रहा होता है। पर जब आखिर में फॉगी ने कैरन के पास अपना दम तोड़ दिया तो मैट ने पॉइंटडेक्स्टर को छत से फेंक दिया मरने के लिए, जिसके साथ डेयरडेविल भी उसी रात मर गया। 1 साल बाद मैट ने फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट अटर्नी क्रिस्टन मैकडफी के साथ पार्टनर करके एक लॉ फर्म को खोला। कैरन उस ट्रेजेडी के बाद सैन फ्रांसिस्को में शिफ्ट हो गई। पॉइंटडेक्स्टर को आजीवन कारावास की सजा हुई, इस उम्मीद में कि जस्टिस का तो पता नहीं पर पनिशमेंट इसे जरूर मिलनी चाहिए लॉ के फुल एक्सटेंट के साथ। और अब 1 साल बीत चुके थे तो लोग ट्राई कर रहे हैं चीजों को दोबारा से नॉर्मल लाइव्स में लाइन पे लाने के लिए। उसकी लॉ फर्म की पार्टनर क्रिस्टन ने मैट को एक थेरेपिस्ट हेथर ग्लेन के साथ सेटअप किया एंड दे बोथ हिट इट ऑफ। वहीं दूसरी तरफ विल्सन फिस्क अपना लॉन्ग गॉन रिट्रीट के बाद डिसाइड करता है कि ही इज अ चेंज्ड मैन नाउ एंड अपने शहर के लिए कुछ नया करना चाहता है, और अपनी वेनेसा के सपोर्ट के साथ वो न्यूयॉर्क शहर का मेयर बन भी जाता है। एंड इस बार उसका मुद्दा ये है कि शहर में सारे विजिलेंटीज के खिलाफ ऐसा वो एक रूल लेके आए ताकि कोई भी सन की खोपड़ी, डेविल या मकड़ा कोई विजिलेंटी का खेल ना खेल पाए। अपने रिटर्न से मैट ने फिस्क के साथ एक प्राइवेट मीटिंग की कि भाई अगर अब तुमने लाइन क्रॉस की तो शायद मुझे वापस आना पड़ सकता है। जिसके बाद एपिसोड 2 हेविली फिस्क पे फोकस करता है। शहर में व्हाइट टाइगर के एक अनइंटेंशनली एक बुरे पुलिस ऑफिसर को मार दिया, जिसके बाद मैट अब उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। फिस्क को भी अपने शहर के पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट चाहिए शहर चलाने के लिए, पर वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि अब सारे हायर पुलिस ऑफिशियल्स फिस्क को दिलो जान से नफरत करते हैं और तय कर लिए हैं कि अगर ये है तो हम काम नहीं करेंगे। फिस्क पूरी कोशिश करता है कि मैं अपने लोगों का भरोसा जीत सकूं, जिसका पहला काम वो शहर में रोड ठीक करवा के करता है। फिस्क की पर्सनल लाइफ में वेनेसा के साथ भी कुछ अनबन चल रही है। प्रॉब्ली उसका पास्ट में किसी एडम नाम के शख्स के साथ कुछ ना कुछ मामला चला रहा हुआ है एंड उसके बाद भी चीजें नॉर्मल आते हुए उनके बीच में नजर नहीं आ रही हैं, जिसके लिए उन्हें थेरेपिस्ट की भी जरूरत पड़ रही है। एंड साथ ही साथ फिस्क को पॉलिटिकल लीनिंग के लिए भी और इन्फ्लुएंस के लिए भी ट्रेडिशनल वोटर्स की जरूरत है और उसे मेंटेन करने के लिए उसे अपने लवर यानी कि वेनेसा की जरूरत है। जहां अपने एपिसोड 2 के आखिर में मैट ने अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिरकार 1 साल के बाद खून चखी लिया और धीरे धीरे उसका डेयरडेविल के रिटर्न को ये एक प्रोग्रेशन दिखाता है कि माय बॉय विल बी बैक इन बिजनेस, और वो भी काफी जल्दी। जिसमें अपने डेयरडेविल की फाइटिंग सीन से ही सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि अपना पहले एपिसोड का सबसे पहला फाइट सीक्वेंस, उसका CGI मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही क्लंकी फील हुआ, जिसमें हर चीज़ तो नहीं पर बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ पंच, जंप, स्विंग्स काफ़ी आर्टिफिशियल फील देते हैं जो कि वॉयलेंस के इम्पैक्ट को थोड़ा सा डिटीरिएट कर रहे थे। पर वहीं दूसरे एपिसोड के आखिरी एक्शन सीन में इट फील्स लाइक अ प्रॉपर ब्रूटल कमबैक, वो परफेक्ट था, जहां वी अंडरस्टैंड कि वो रीशूट्स के एंगल्स कितनी चीजें खराब कर सकते हैं, पर आई थिंक ये अच्छा जा रहे हैं। वहीं फाइट कोरियोग्राफी काफी विसरल है, वो थकान, फिजिकल और इमोशनल टोल दोनों कैरेक्टर्स में काफी इंटीमेट नजर आती है। परफॉर्मेंसेस शाइन करती है उनकी वहां पे एंड देयर आर मोमेंट्स वेयर इट बिकम्स चिलिंग कि जब पॉइंटडेक्स्टर मरते मरते जाग उठता है एंड दैट वाज सम हाईलाइट। आई लव्ड इट कि वो लाइन क्रॉस पूरी तरीके से नहीं करते हैं, बस वो उतना ही आगे तक इसे खींचते हैं कि आप मान जाओ कि हाँ ये हो चुका है एंड दैट्स एक्चुअली वेरी चिलिंग। जिसके साथ साथ परफॉर्मेंसेस और राइटिंग आर दी बेस्ट कोर एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, जहां 1 घंटे 45 मिनट के एपिसोड्स इसी वजह से ही एंगेजिंग बने रहते हैं क्योंकि इसकी राइटिंग और अपने एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस कमाल की हैं। वो नॉर्मल से डाइनर का कॉन्वर्जेशन, वो मेयर ऑफिस में थ्रेटन करना और प्लान करना, देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट, अ चैलेंज इन अ कॉन्वर्जेशन। कभी भी कोई स्ट्रीमलाइन बातचीत नहीं होती है, चाहे वो नॉर्मल कार में बैठ के ही क्यों ना बात करनी हो या फिर रोड पे अपनी डेट के साथ ही क्यों ना चल रहे हो। हमेशा कोई ना कोई आग एग्जिस्ट कर रही होती है एंड जब नहीं भी कर रही होती है तो एक डर भी बना रहता है कि अब ये इसके पास क्यों आ गया, ये इसकी टारगेट क्यों बन गई। Where you can say it balances very well the legal drama and action part of the story. कैरेक्टर्स के बीच में एक बहुत ठहराव भी नजर आता है ताकि आप उन्हें एब्जॉर्ब कर सको कि वो इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं।
और उन मोमेंट्स को दिखाना आई थिंक ये बेस्ट पार्ट था इस कहानी का, जहां आप उन किरदारों को बस कुछ मोमेंट्स के लिए देख पाते हो कि उनके नकल्स क्यों लाल है, ये फेक तरीके से मुस्कुरा क्यों रहा है, उनके एग्रेशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वो खुद को लाइट में रखते हुए भी काफी डार्क और ग्रिटी फील देकर जाते हैं। जहां लाइट्स एंड सीजीआई की टेक्निकल कमियों को थोड़ा सा अगर साइड में भी कर दे तो सीरीज क्रिएटिवली साउंड डिजाइन में काफी एक्सेल करती है कि देयर आर लिटरली वेरी आइकॉनिक मोमेंट्स जहां आपको फील होता है कि मैट एक्चुअली में दुनिया को परसीव कैसे कर रहा होगा और वो पॉइंट फोकस करवाता है आपको, भले ही आप एक डेस्कटॉप पे उसे क्यों ना देख रहे हो। एंड इन द फर्स्ट एक्शन सीन ऑल्सो उन्होंने ऑडियंस को एज अ बाय स्टैंडर के व्यू पॉइंट से दिखाया हुआ है कि जब असली दुनिया में जब वायलेंस को आप पूरे प्लेन शॉट में देखते हो तो कितना चिलिंग नजर आता है, जहां रियल लाइफ की तरह ही काफी एक सिंपल सा शॉट दिखाया हुआ है दूर से, जहां लोग मर रहे हैं, भाग रहे हैं, सफर कर रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट, दे आर वेरी क्लोज टू रियलिटी, पर उस सब्सटेंस में रीशूट्स की वजह से पॉलिश ना होने के चलते काफी ज्यादा एक्शन सीक्वेंस वो बहुत फ्लैटरिंग नजर नहीं आते वहां पे, वरना बाकी परफॉर्मेंसेस, सारे एक्टर्स की कन्विक्शन और स्टोरी को लेकर डेडिकेशन, इवन क्रिएटर्स की डेडिकेशन साफ नजर आती है कि ये पीक दे रहे हैं और उससे नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा है। वेयर नाउ इन कंक्लूजन ये बात अब मानी जा सकती है पूरी तरीके से कि एमसीयू का ये डेयरडेविल को लेकर नया स्टार एक्चुअली में अच्छा लग रहा है। आई एम एंजॉयिंग दिस सो फार। स्टोरी सिर्फ शॉकिंग ही नहीं बल्कि नुआंस भी नजर आती है। And we exactly like these parts of Daredevil जहां साइड कैरेक्टर्स कुछ ना भी बोले पर अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ फ्रेम को ऐसा होल्ड करते हैं कि यू कैन सी देयर सोल कि अंदर से महसूस क्या कर रहा है। बुलजाई से लेकर फिस्क, मैट, ब्लेक, वो बेन यूरिक की शायद बेटी बीबी यूरिक, देयर इज ऑलवेज अ पोएटिक अंडरलाइन ऑफ डायलॉग की इस स्टेटमेंट की बियॉन्ड भी ये बंदा कुछ और कहना चाहता है, इसके कुछ और भी मायने हैं। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस काइंड्स ऑफ स्टोरीज कि इन्हें बताना बहुत कम पड़ता है और तुम समझ सब जाते हो। बाकी उसके अलावा छोटे बड़े रेफरेंसेस बाकी शोज और मूवीज से लेकर कनेक्शंस एमसीयू की पुरानी आदत है, वो अच्छे लगते हैं ईस्टर एग्स जो नोट्स दिए हुए हैं, वरना इन सब बातों के अलावा शो इज स्टैंडिंग टॉल ऑन इट्स फीट। एंड ऐसा देख के लगता है कि अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो शायद लोकी तक जा सकते हैं अगर अच्छा रहता है तो। बाकी तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि अगर तुमने एपिसोड 1 और 2 देखे हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के तो तुम्हें कैसे लगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखो, काफी रेयर होता है कि एमसीयू इतने अच्छे शोज निकाले। अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।